अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। दिल सुल्तान ईशा रहमान किस्त नंबर 14। आज वो बहुत दिनों के बाद किचन में आई थी। वहाँ पर चीज़ों को देखती वो सर खुजा रही थी। लगता है मुझे जो थोड़ी बहुत कुकिंग आती थी वो भी भूल गई। मगर वो आह भरती हाथ चलाने लगी। हल्का फुल्का नाश्ता जो इसे अच्छे से बनाना आता था वो बनाने में मसरूफ़ हो गई थी। वो बार बार उसके कमरे की तरफ देख रही थी। अभी तक नहीं उठा। वो आखिर कुछ देर इंतज़ार करने के बाद चलती उसके कमरे के बाहर आ रुकी। कुछ हिचकिचाते हुए उसने हैंडल घुमाया तो दरवाज़ा खुलता चला गया। ईशा ने थोड़ा सा झांक कर देखा। बेड खाली था। वो कमरे में आई मगर वो वहाँ नहीं था। ईशा ने एक नज़र उसके फैले हुए कमरे की तरफ देखा। हर तरफ चीज़ें बिखरी पड़ी थी। वो बालों का चूड़ा बना एक तरफ से शुरू होती उसके कमरे की हर चीज़ को उसकी जगह पर सेट करने में मसरूफ़ हो गई। कुछ ही देर बाद वो कमरा अपनी असली हालत में आ चुका था। उसने एक कोने में कोट हैंगर पर सुल्तान का वो ब्लैक कोट लटका देखा जो काफ़ी दफ़ा पहन चुकी थी। वो कोट उतार कर अपनी गर्द फैला चुकी थी। कोट से आती इसकी खुशबू उसे बहुत ज़्यादा पसंद थी। वो मुस्कुरा दी। जेब में हाथ डालने पर उसकी उंगलियों से कुछ टकराया। उसने अपनी मुट्ठी खोली तो इसकी वो सफ़ेद मोती वाली अंगूठी उसकी हथेली पर जगमगा रही थी। हाँ, चोर कहीं का। वो अंगूठी की तरफ देखते बड़बड़ाई, मगर एक मुस्कुराहट ही उसे अपनी वापस उसकी जगह पर रख दिया। फ्लैट का दरवाज़ा खुला तो वो जल्दी से कोट उतार कर दरवाजे की तरफ भागी। सुल्तान ने उसे अपने कमरे से निकलते कनखियों से देखा। वो नज़रें चुराती किचन की तरफ गई। आज उसने बहुत मेहनत से नाश्ता बनाया था। सुल्तान ने कभी सुबह के वक्त नाश्ता नहीं किया था, बल्कि वो हमेशा उसे नाश्ता करते देख अपनी कॉफ़ी को एंजॉय करता था। वो टेबल पर सब सेट कर रही थी। ये सब तुमने बनाया? सुल्तान ने बैठते हुए पूछा। ईशा ने इस बात में गर्दन हिला दी। पहली दफ़ा वो आज उसके हाथ का नाश्ता कर रहा था। सुल्तान के चेहरे पर एक शरीर सी मुस्कुराहट थी। शुक्र है आज मैंने सब कुछ पहले से ही टेस्ट कर लिया था। वो दिल ही दिल में सोच रही थी। मैं मरवा से मिलना चाहती हूँ। पानी का ग्लास नीचे रखती वो धीरे से बोली। क्या मैं जा सकती हूँ? वो इजाज़त तलब कर रही थी। इसकी ज़रूरत नहीं, वो यहाँ खुद आ जाएगी। मतलब? ईशा ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। मैंने कोई मुश्किल बात तो नहीं करी। मेरा मतलब वो यहाँ कैसे आएगी? वो तो नहीं जानती ना कि मैं कहाँ हूँ। ये तो तुम्हें लगता है ना। वो नैपकिन से हाथ पूछता सीधा हुआ। सुल्तान की बातें इसके सर से ऊपर से गुजर रही थी। अगर तुम्हें इससे मिलना है तो वो थोड़ी देर में यहाँ आ जाएगी। अब वह हैरानी से अपने सामने आराम से बैठे इस पागल शख्स को देख रही थी। मिरर के सामने खड़ी वो अपने बालों में कंघी कर रही थी। अपने आप को आईने में देखते वो अजीब महसूस कर रही थी। वो कितना बदल गई थी। इसके मासूम चेहरे पर जो मुस्कुराहट हमेशा बरकरार रहती थी, अब उसकी मुस्कुराहट की जगह गुस्से और बेजारी ने ले ली थी। ईशा, ईशा कहाँ हो तुम? इसे हाल से जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी तो वो अपने बालों को कैचर में मुकीद करती बाहर आई, जहाँ अपने सामने खड़ी इकलौती दोस्त को देखकर दौड़कर इसके गले से जा लगी। ईशा, कहाँ चली गई थी तुम यार? पता है मैंने कितना ढूंढा। मैं बहुत परेशान हो गई थी। वो इसके गले लगी हिचकियों से रो रही थी। मरवा इसलिए इसके बेडरूम में आई। सबसे पहले तुम रोना बंद करो। वो इसे बिना कोई बात किए मुसलसल रोता देखकर बोली। मरवा, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मैं अकेली थी, अकेली हूँ। पर तुम यहाँ आई कैसे? मैं ये गीत भाई के साथ आई हूँ। जानती हो, जब तुम 2 दिन ऑफिस से नहीं हो, ना मेरी किसी कॉल और मैसेज का जवाब दिया, तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैं तुम्हारे घर गई मगर वहाँ की हालत देखकर मैं बहुत परेशान हुई। फिर ये गीत भाई ने मुझे सब बता दिया। सर सब जानते थे, बस एक मैं ही पागल हूँ। ये सब छोड़ो, पहले बताओ ज़रा, तुमने शादी कर ली और मुझे बुलाया तक नहीं? बहुत छुपी रस्म निकली तुम तो। यार ये तो नाइंसाफ़ी है ना। अपनी इकलौती दोस्त को भी अपनी शादी पर नहीं बुलाया तुमने। तुम्हें क्या बताऊँ, मुझे तो खुद अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि मेरा इस खड़ूस से निकाह हो चुका है। क्या मतलब यकीन नहीं हो रहा? यार निकाह हुआ है तुम्हारा, कोई छुआरे नहीं बटे हैं मुफ्त में जो तुम्हें यकीन नहीं हो रहा। वह अपने स्टाइल में अब वापस आ चुकी थी, जबकि इसके मुकाबले ईशा अब थोड़ी संजीदा थी। क्या हुआ है ईशा? क्या तुम खुश नहीं हो? नहीं, मैं नहीं जानती मरवा। मैं नहीं जानती कि ये शख्स कौन है। ये मेरा अब्दुल नहीं है मरवा। मैं नहीं जानती ये कौन है। मरवा ने इसे गले से लगाया। तुम खुद को थोड़ा सा वक्त दो ईशा। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। जिस तरह तुम्हारा निकाह और ये सब कुछ हुआ, कुछ भी नॉर्मल नहीं था। तुम परेशान मत हो, बस खुद को थोड़ा वक्त दो। वो बस मेरे साथ हमदर्दी कर रहा है, उससे मुझे मोहब्बत नहीं है। वो रो दी। अरे तुम ऐसे क्यों कह रही हो? इधर देखो मेरी तरफ। हर ख़राब हुई चीज़ को ठीक होने में वक्त लगता है ईशा। इस रिश्ते को वक्त दो, मुझे यकीन है सब ठीक हो जाएगा। मरवा के गले लगी न जाने कितनी देर उससे बातें करती रही। वो कभी उसे समझाती तो कभी तंग करती, कभी इस चुलबुली बातों से हंसा देती, मगर वो ईशा का मूड काफ़ी हद तक ठीक कर चुकी थी। यकीन भाई कहाँ है? ईशा ने सवाल किया। वो अब्दुल भाई के साथ ही रुके थे बाहर। शायद बाहर ही हैं।
अरे मैं भी कितनी पागल हूँ, तुम कब से आई हो और मैं फुहड़ दमार कुछ याद ही नहीं। वो इसके हमरा किचन में आई, कुछ तो सॉरी, कुछ देर वो दोनों खुशगपियों में मसरूफ रहीं तो मरवा का जाने का वक्त भी आ गया। तुम यहाँ आया करोगी ना मुझसे मिलने? वो मरवा के हाथ थामे मोहब्बत से पूछ रही थी। अरे ये भी कोई पूछने की बात है भला? तुम यहाँ हो और मैं ना हूँ? मतलब खरगोश अपने सामने पड़ी गाजर न खाए? इसके जवाब पर वो हंस दी। मरवा के जाने के बाद वो खुद को बहुत पुरसकून महसूस कर रही थी। बहारो फूल बरसाओ। हाँ यार, तुझे देखने के लिए तो आंखें तरस गई थी। शुक्र है इस हैंडसम बंदे का चेहरा तो दिखा। हो गया तेरा? हादी के सामने कुर्सी पर बैठा बिजार से शक्ल बनाया हुआ था। अरे अभी कहाँ, तेरी शादी क्या हुई, भूल ही गया भाई को। हादी रॉकिंग चेयर पर बैठा जो सुल्तान को चिढ़ाने में लगा था। तेरी ये बकवास खत्म हो गई हो तो काम की बात कर लें। जी जी हुक्म करें जनाब। कल तक मेरा ऑफिस तैयार हो जाना चाहिए, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। सुल्तान की अल्फाज पर हादी ने आंखें फैलाए उसकी जानिब देखा। हैं, मेरे कान बच रहे हैं क्या? तुमने कहा तुम ज्वाइन कर रहे हो? कयामत भाई कयामत। अपने पीछे से आती आवाज़ पर दोनों ने गर्दन घुमाकर देखा जहाँ यगीद पैंट की जेबों में हाथ डाले खड़ा था। सुल्तान ने माथे पर हाथ रख दिया। इसकी ही कमी थी अब। अरे हादी, लगता है हमारा भाई अब इस जंगली को मैनर्स सिखा रही हैं। देखो तो कितना प्यारा और हैंडसम लग रहा है, बाल भी अच्छे लग रहे हैं और अब तो जनाब ऑफिस भी ज्वाइन करने वाले हैं। मतलब भाभी की संगत का बहुत मुस्बत असर पड़ रहा है। ये कितने हादी के गले में बाहें डालते शरीर सा मुस्कुराते कहा। तुम दोनों की बकवास सुने नहीं आया मैं यहाँ। एक नमूना कम था कि जो तुम भी तपड़ पड़े हो। उसने बेचारी से कहा। हाँ बस यही कमी रह गई थी, भाई ने अभी ठीक से मैनर्स नहीं सिखाए भाभी ने। जबान तो वैसे की वैसी है, जहर भरी। लगता है पिछले जमाने में सांप था तो। यगीद ने बात उड़ाई। सांप नहीं, काला बिच्छू, वो ज़्यादा जहरीला होता है। सुल्तान एकदम से एक कुर्सी पर पीछे धकेलता उठा। वो दोनों एक पल में उससे दूर होते कोने से जा लगे। अपनी बकवास दोनों मिलकर एंजॉय करो और तुम चूजे, कल तक मेरी ऑफिस परफेक्ट तरफ रेडी हो जाना चाहिए, वरना तुम्हारी चलती ज़बान से पोछा लगवाऊंगा। हादी ने हाथ हवा में उठाते इस्पात में सर हिलाया। सुल्तान ने अपने हाथ में पकड़ा पेन जोर से यगीद की तरफ बिछाया जो सीधा इसके माथे पर जा लगा। एक तीखी निगाहें दोनों पर डालते लंबे लंबे कदम भरता वहां से जा चुका था। अरे सच में क़यामत करीब है। ये जंगली अब इंसान बनेगा, सोचकर ही पेट में मेरे मरोड़ उठता है। लगता है भाभी की संगत का वाकई मुस्बत असर हो रहा है, यकीन ने उसके कंधे पर बाजू रखते कहा। हाँ ना, मेरा भी यही ख्यालात है। ऑफिस के काम से चिढ़ने वाला इंसान अब काम संभालेगा या तो बेड़ा डुबा देगा या परवान चढ़ाएगा। अल्लाह करे सी चंगियाँ। दोनों बैक वक्त हंसती है। सुल्तान ने बहुत सोचा था। उसे काम से तो चिढ़ थी, मगर इस पर एक गलत जिम्मेदारी आ चुकी थी जिसे निभाने के लिए वो ना चाहते हुए भी सब करता था जो कभी करने का सोच भी नहीं सकता था। रहीम शाह तो ये खबर सुनकर फूले नहीं समा रहे थे। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि सुल्तान अब इसका कारोबार संभालेगा जिसकी ख्वाहिश वो एक अरसे से कर रहा था। मगर जो भी था वो अब कदरे मुतमईन था। शाह महल में ग्रैंड तकरीब का एहतमाम किया गया था जिसका चीफ गेस्ट सुल्तान था। बहुत दिनों से गैर मुरई सी हालत लिए आज वो थोड़ी सी नॉर्मल हुई थी क्योंकि सुल्तान के कहने पर वो उसके साथ शाह महल जा रही थी। सादा से सुर्ख रंग की स्कर्ट पहने, गोल्डन रंग का टॉप पहने, सुर्ख हिजाब ओढ़े वो किसी परिस्तान की परी लग रही थी। मेकअप तो उसे वैसे भी करना नहीं आता था, सो एक हल्की सी लिपस्टिक लगाए वो तैयार थी। मगर लिपस्टिक देखते उसे अजीब सा एहसास हुआ जिसे वो 1 मिनट में पहुंच चुकी थी। हिजाब का पल्लू वो अपने कंधे पर रख रही थी जब इसकी नज़र अपने कमरे के दरवाजे पर खड़े इस मखरूर शहजादे पर पड़ी। हमेशा की तरह वो ब्लैक कलर के सूट में मलबूस था, मगर आज पहली दफ़ा वो फॉर्मल फुल सूट में था। सफ़ेद शर्ट पर ब्लैक टाई लगाए, बालों को बेतरतीबी से पेशानी पर फैलाए, वो कमर पर हाथ बांधे उसे देख रहा था। ईशा ने एक भरपूर निगाह इस पर दौड़ाई। वो बहुत हैंडसम लग रहा था। बहुत फिट इसका कसरती जिस्म इस शर्ट में नुमाया हो रहा था। उसे एक निगाह देखते इस पागल सी लड़की को एक दफ़ा फिर अपना दिल इस मजबूर शख्स की आगोश में जाता दिखाई दे रहा था। वो एक पल में सब भुला चुकी थी, मगर अपने आप को नॉर्मल करती वो अपना हिजाब दुरुस्त करने लगी। चले, वो इसे कुछ फासले पर कहती गौर से उसे देख रही थी। सुने, वो 2 कदम बढ़ा के उसकी आवाज़ सुनते कदमों के बल घूमा। लगता है आपको बाल बनाने नहीं आते। वो इसकी पेशानी पर बिखरी बालों की तरफ देखती बोली। सुल्तान ने अपनी पैंट की जेबों में हाथ डाले नफ़ी में सर हिला दिया। वो 1 कदम करीब होती उसकी पेशानी पर बेतरतीब होते बालों को सेट कर रही थी। सुल्तान इससे काफ़ी ऊंचा था। उसने गर्दन झुकाई थी। वो उसे बहुत गहरी निगाहों से देख रहा था। ईशा इसके बाल दुरुस्त करते एक साइड से निकल गई, जबकि वो मुस्कुराए बगैर न रह सका। सारी नाराज़गी भुलाया आज वो इसके साथ फ्रंट सीट पर बैठी चोरी चोरी अपने हैंडसम हस्बैंड को देख रही थी, जो हमेशा की तरह एक दफ़ा फिर इसका नाजुक सा दिल चुरा चुका था। चोर कहीं का। वो सिरेला बड़बड़ाई।
तकरीब काफ़ी बड़ी और चहल-पहल से भरी थी। आईगुल के साथ खड़ी मरवा को देखते वो खुशी से चहकते हुए दोनों से बातें करने में मसरूफ़ थी, जबकि उसे आज इतना खुश देखकर सुल्तान कदरे मुतमईन था। भाभी एक बात बताऊँ? आपका शौहर नामदार एक बहुत ही अनरोमांटिक, पत्थरदिल और किसी भी किस्म के जज़्बात से आरी इंसान है। आप इसके साथ कैसे गुज़ारा करती हैं? शाह महल के हाल में आज वो सब बहुत दिनों बाद साथ बैठे खुशखबरियों में मसरूफ़ थे, जबकि इन सब से बेनियाज़ सुल्तान एक कोने में बैठा कुशन गोद में रखे मोबाइल फ़ोन पर स्क्रॉलिंग करने में मसरूफ़ था। हादी की बात पर सुल्तान ने तीखी निगाह से उसे देखा। ईशा की मुस्कुराहट गहरी हुई। हादी भाई, मेरी किस्मत ही ऐसी है अब। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? ईशा की बात सुनते हादी का कहकहा गूंजा। अरे वैसी भी कोई बात नहीं है। सुल्तान भाई तुम सबसे अच्छे हैं और बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं। तुम्हारी तरफ फारूक और लापरवाह नहीं, समझे? आईगल अपने भाई की साइड लेती मैदान में उतरी। हाँ हाँ, भाई की चमची। जैसे खुद तो बड़ी बिजनेसमैन हो ना। माजरत, मैं बिजनेस वुमेन हूँ। अपने स्टफर दिमाग को इतना न चलाया करो कि ये रहा साहब ही हाथ से जाए। हादी और आईगल की नोकझोंक को बड़ी दिलचस्पी से सुन रही थी। बेइख्तियार ही उसे मरवा और सारफ की याद आई। और तुम एक्स्ट्रा चुड़ैल, हर वक्त बस अपने अंदर की भड़ास निकालती रहती हो। अरे भाई ऐसी बात नहीं है, आईगल बहुत अच्छी है, जिनको तो आप लग रहे हैं। ईशा ने इनकी लड़ाई में हिस्सा लिया। अरे भाभी, अब आप भी इस चुड़ैल की तरफ होगी? पार्टी बदल दी? हाँ, एक चुड़ैल कम थी जो एक और आधमकी है। सुल्तान ने अपने साथ बैठे चूजे को देखा जब सुल्तान की बीवी पर हमला कर रहा था। क्या कहा तूने? सुल्तान ने हादी की बात के इख्तिताम पर एक तीखी निगाह से देखा। वो मेरे हाथ के नीचे बैठा मेरी ही बीवी को बातें सुना रहा है। बेटा एक हाथ पड़ेगा और जब तेरी आंख खुलेगी ना तो तू नमाज का हिसाब दे रहा होगा। ईशा ने मुस्कुराहट दबाई। सुल्तान की बात पर हादी जो इसके साथ जुड़कर बैठने की कोशिश कर रहा था एक बार में खिसक कर फासले पर हुआ। वाह भाई वाह, सब खतरनाक लोग एक तरफ और मैं बेचारा बच्चा एक तरफ। अल्लाह पूछेगा तुम सबसे। आइकल ने इसकी चलती जबान को चुप देखते जोरदार कहकहा लगा। हाय छोटे से टफ्फर सा बच्चा, अब बोल। इन सबको नॉनस्टॉप ऊंची आवाज में बोलते देख सुल्तान ने एकदम कान पर हाथ रखा। कितना बोलते हो तुम सब? घर कम चिड़िया घर ज्यादा लग रहा है। वो एकदम से उठकर गोद में रखा कुशन हादी की तरफ जोर से उछालता अपने कमरे की तरफ बढ़ा के उससे जाते देख ईशा ने उसे मुक्का कसा। खड़ूस कहीं का। जिस पर आइगुल और हादी का बैक वक्त कहकहा गूंजा। ये ऐसा ही है क्या हमेशा से? इतना बेजार और खड़ूस? हमेशा गुस्सा नाक पर बैठा रहता है क्या? सड़ू कहीं का। ईशा ने गुस्से से नाक सुखेड़ी। अरे भाभी, आप तो बड़ी जल्दी जनाब की खूबियों से वाकिफ हो गई हैं। वैसे बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये ऐसा ही है। और हाँ, ये बहुत अनरोमांटिक भी है और थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा सरफुरा भी है। इससे थोड़ा बचकर रहना। हादी ने अपनी बात उड़ाई। अरे चुप करो तुम। चलो ईशा, हम कमरे में चलते। इसको करने दो बकवास, इग्नोर करो। आइगल उसे लिए कमरे में आ गई। यहाँ बैठो, मैं बताती हूँ तुम्हें। वो इसे अपने मुकाबिल बेड पर बिठाते करीब बैठी। ईशा, सुल्तान भाई बहुत सख्त मिजाज है, मगर वो दिल के बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी बहुत फिक्र करते हैं। बस फिक्र ही करता है और कुछ नहीं। वो बहुत अजीब है आइगल, मुझे उसकी समझ नहीं आती। तुम इसे समझोगी तो समझ आएगी। बस इसके साथ थोड़ी सी नरमी से बर्ताव किया करो। नरमी? हाँ, मैं कहाँ खाक नरमी से बात करूँ। वो तो एक पल के अंदर पता नहीं किस रूप में आ जाता है, खड़ूस कहीं का। अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, वैसे ही है। दरवाजे पर खटखट हुई तो ईशा ने जल्दी से बेड पर लेटे आंखें बंद की। सुनो, अगर वो आया तो उसे कहना मुझे यहीं सोना है, तुम्हारे साथ। आइगल जोर से हंस दी। ठीक है, मगर दरवाज़ा खोलने पर हादी खड़ा बत्तीसी दिखा रहा था। क्या है तुम्हें, इस वक्त भी चैन नहीं है? मुझे तुमसे कुछ कहना था, बल्कि बताना था। जल्दी बोलो। वो मैं 2-3 दिन के लिए जा रहा हूँ, तो आगा जान को बता देना। आइगल दरवाज़ा बंद करती इसके मुकाबले हाथ बांधे खड़ी थी। अब बताओ कि कहाँ गायब हो जाते हो 2-2 3-3 दिन? कहाँ आवारागर्दी करते हो? अरे आइगल, अब बंदे की पर्सनल लाइफ भी तो होती है ना। अब सब कुछ तो तुमसे शेयर नहीं कर सकता। वो बालों में हाथ फेरता शरीर सा मुस्कुरा दी। हाँ, तो अब तुम्हारी पर्सनल लाइफ भी है। और कौन है ज़रा बताना? है ना, एक बहुत ही खूबसूरत, प्यारी सी आंखों वाली हसीना। वो आंखें बंद किए हुए बोला। आइगुल ने अपने लब भींचे। दफा हो जाओ यहाँ से और जाके मरो उसके पास। और आगा जान ने पूछा तो मैं सीधा बताऊंगी कि कहाँ कहाँ अयाशी करते फिरते हो तुम। वो बाल छिटकती कमरे में आई। हादी को अपना प्लान कामयाब होता दिख रहा था। वो सीटी बजाता बालों में हाथ फेरता चल दिया। ईशा उठो, अरे यार, तुम भी हादी की तरह सोते हो गधे घड़े बेच कर। आईगुल से कंधों से पकड़े झंझोड़ रही थी। वो कुसमुसाती एक तरफ रुक कर गई। अरे मेरी प्यारी सी दोस्त, उठो, नाश्ते का वक्त हो रहा है और आगा जान सबके साथ मिलकर नाश्ता करते हैं। अब जल्दी उठ जाओ प्लीज़। आइगल की बात सुनती वो एकदम उठ बैठी है और एक जोरदार जमाई देती वो उसकी तरफ नीम आंखें खोले देख रही थी।
अब उठो और जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाओ। आगाजान को लेट नाश्ते पर आने वालों लोगों से सख्त चिढ़ है। ओके, तुम्हारी ड्रेस सुल्तान भाई के कमरे में, और इनका कमरा यहाँ से ऊपर लेफ्ट है। अब जल्दी जाओ। इस तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाती वो जन से वॉशरूम में घुस गई, जबकि वह गहरी आँख भरती वहाँ से चल दी। कौन सा कमरा इसका, वो कि वो वाला? वह इस बड़े से महल में कंफ्यूज होती खड़ी थी। कुछ सोचते हुए उसने लेफ्ट वाले कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर झांक कर देखा। कमरा काफ़ी बड़ा था। किंग साइड बेड के एक साथ बड़ा दीवान बहुत खूबसूरत लग रहा था। वह आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। वार्डरोब से ड्रेस निकालते उसने आसपास देखा। वो शायद वहाँ नहीं था। तशक्कुर भरी सांस भरती वो फ्रेश होने चल दी। वो काफ़ी फ्रेश लग रही थी। बालों में ब्रश करते उसकी नज़र टेबल पर पड़ी, जहाँ इस खड़ूस की तस्वीर फ्रेमशुदा पड़ी थी। उसे देखकर मुस्कुराती बालों में ब्रश कर रही थी। एकदम धड़म से दरवाज़ा खुला और वो आंधी तूफान की तरह कमरे में दाखिल हुआ। अपनी जैकेट उतार कर उसने ज़ोर से बेड पर दे मारी और बिना पीछे देखे शर्ट के बटन खोलने लगा। एक मिनट, रुको ज़रा। उसकी आवाज़ पर उसने मिरर की तरफ देखा। वो ग्रीन कलर की लॉन्ग फ्रॉक में बालों को कमर पर गिराए ब्रश हाथ में पकड़े खड़ी थी। सुल्तान के माथे पर पड़ी सिलवट और सुर्ख आंखों को देखती वो इतना तो समझ गई थी कि वो इस वक्त बहुत गुस्से में है। लिहाजा वो अपना हिजाब पकड़ती सन से कमरे से बाहर निकल गई। पागल कहीं का, जब भी देखो गुस्से में ही रहता है। पता नहीं इतना गुस्सा आता कहाँ से है इसके पास। शाह इंडस्ट्रीज के बाहर एक कोने में खड़ी गाड़ी में वो दोनों बड़े आराम से किसी का इंतजार कर रहे थे। क्या बोलते हो जनाब, खत्म कर दें उसे? नहीं, पागल हो क्या? इसे मारना ही तो नहीं है, बस तड़पाना है। उसे मारने के ऑर्डर्स अभी नहीं मिले। एक आदमी कान से मोबाइल लगाए किसी से बात करने में मसरूफ था, जबकि दूसरा अपने हाथ में रिवॉल्वर पकड़े इसमें गोलियां भर रहा था। खतरनाक चेहरे वाले वो दो भाई आज कुछ बड़ा करने का सोच रहे थे। एक मसरूफ दिन के बाद वो आखिर घर के लिए निकला था। सुल्तान ने पार्किंग में खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ आते एक निगाह आसपास दौड़ाई। वो हमेशा की तरह रश ड्राइविंग कर रहा था, मगर इसकी नज़र बार बार अपने पीछे एक सफ़ेद रंग की गाड़ी पर थी, जो कि कब से इसका पीछा करने में मसरूफ थी। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई तो वो सफ़ेद गाड़ी एकदम से इसकी गाड़ी से टकराती पास से गुजरी। गाड़ी कुछ अथल-पथल हुई। सुल्तान ने पैंट की हुक से रिवॉल्वर निकाला और चलती हुई गाड़ी के टायर पर निशाना कसा। वो गाड़ी उसके सामने एकदम रुकी तो सुल्तान की फुल स्पीड से चलती गाड़ी उससे टकराई। वह एक पल में गाड़ी से उतरता दरवाजे खुले इसके पीछे बैठा था। मुकाबिल गाड़ी से निकलते वो खतरनाक चेहरे वाले दो आदमी इस पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, मगर इनका निशाना सुल्तान पर नहीं था, बल्कि वो हर जगह फायरिंग कर रहे थे सवाए सुल्तान के। सुल्तान इनकी चाल को पहचान कर हंस दिया। इसके माथे से स्टेयरिंग लगने की वजह से खून की एक लकीर बहती हुई उसकी बियर्ड में जज्ब हो रही थी। वो एक घुटने के बल बैठा था। वो आदमी फायरिंग करते हुए अचानक गाड़ी में बैठे और एक पल में वहां से गायब हुए। वो बस उसे डराने के लिए आए थे, मगर वो नहीं जानते थे वो किसे डराने की कोशिश कर रहे हैं। सुल्तान इनके चेहरे देख चुका था। सब उसे नहीं पहचानने में दुश्वारी नहीं होनी थी। फ्लैट में दाखिल होते वो तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ा, मगर वो सोफे पर बैठी इसका इंतजार कर रही थी। उसके माथे से निकलते खून को वो देख चुकी थी और एकदम उठती इसके करीब आई। ये क्या हुआ आपको? ये चोट? इसकी आधी बात सुनते हुए एक साइड से निकला। ईशा ने इसका बाजू थाम लिया। वह इस वक्त कोई सफाई नहीं देना चाहता था। मेरी बात का जवाब दें कि आपको इतनी चोट कैसे लगी? क्या हुआ है? मैं ठीक हूँ, इतनी चोट नहीं है, लेकिन लेकिन ये लगी कैसे? और आपने कहा था आप जल्दी आ जाएंगे, इतनी देर लगा दी। जानते हैं मैं कितनी परेशान हो गई थी, और ऊपर से आपको इतनी चोट। इसकी बात मुकम्मल होने से पहले सुल्तान ने उसे बाजुओं से थामा। रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ। हुआ है ना? आपको चोट, ये मेरी रोज़ की रूटीन है। वो इसकी आंखों में देख रहा था। मेरे लिए परेशान ना हुआ करो। वह हैरानी से उसे देख रही थी। वो इसे एक साइड पर करता कमरे में जा चुका था। ये मेरी रोज़ की रूटीन है। इसके बाद सोचती वो गहरी सांसें भर रही थी। क्या इंसान है ये? कहाँ फंस गई हूँ मैं? मेरे रब, आखिर क्या गलती थी मेरी जो इस सरफरी इंसान से मुझे मोहब्बत होनी थी? मुझे कहीं जाना है। वो नाश्ता करते इसके माथे पर छोटी सी बैंडेड की तरफ देखती बोली। कहाँ? एक जगह जाना है। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? वो इसे जहर भरी कॉफ़ी के सिप लेते उसे देख रहा था। ठीक है, बी रेडी, मैं एक काम से जा रहा हूँ, 10 मिनट तक आ जाऊँगा। कहता वो नज़रों से गायब हुआ। वह भरती अब तैयार होने चल दी। इसकी बड़ी सी गाड़ी इन छोटी छोटी गलियों में बमुश्किल गुजर रही थी। आखिर कहाँ जाना है, कुछ बताओगी भी? वो इसे चुप बैठे देखता बोला। बस वो ज़रा आगे वहाँ रोक दे, वहाँ से आगे पैदल जाना पड़ेगा। वो गाड़ी रोकता अब इसके पीछे पीछे चल रहा था। कुछ देर में वो गली के अख्ताम पर बनी छोटी सी फ्लावर शॉप के बाहर खड़ी थी। वो बाहर खड़ी अपना हिजाब दुरुस्त कर रही थी। सुल्तान ने कनखियों से उसे देखा। वो आगे बढ़ा ही के इशारे से बाजू से थाम लिया। सुने, उसके सामने थोड़ी नरमी से बात करना। कौन है वो? सुल्तान ने उसे संजीदा होते देखकर पूछा। वो मेरी माँ है। सुल्तान ने आंखें सुकेड़ते उसे देखा। इस दुनिया में मैं उन्हें अपनी माँ कहती हूँ। वो मुझे बहुत ज़्यादा अजीज़ है।
प्लीज़ इनके सामने थोड़ा नॉर्मल अंदाज में बात करना। वो मुस्कुराया था। तुम क्या मुझे इतना बदलिहाज़ समझती हो कि मैं खुद से बड़ों के सामने ऐसे बात करूँगा? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। तो क्या मतलब था? वो करीब हुआ था। कुछ नहीं, चलें अंदर। वो अंदर दाखिल हुई। एरगल आंटी अपने सामने किसी खातून को फूलों का बुके बनाकर दे रही थी। मरहबा, ईशा की आवाज़ सुनते वो खुशी से इसकी तरफ बढ़ी। मरहबा मेरी बच्ची, कैसी हो? एरगल आंटी ने उसे गले से लगाया। मैं ठीक हूँ माँ, आप कैसी हैं? तुम्हारे आने से मैं अब बिल्कुल ठीक। वो हमेशा की तरह मुस्कुरा रही थी। ईशा ने अपने पीछे खड़ी इस खातून की तरफ इशारा किया। एरगल अब उससे फारग करते ईशा की जानिब मुतवज्जो थी, मगर इसके पीछे खूबरू नौजवान को देखकर आंटी ने उसकी तरफ इशारा किया। आंटी, ये अब्दुल है, मेरे। वो अटक रही थी। शौहर। इसे अटकते देखकर सुल्तान ने मजबूत आवाज में कहा। वो हिचकिचा रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, मरहबा। सुल्तान झुका था। गुल ने बढ़कर इसकी पेशानी छुई। अरे बताया नहीं तुम्हारे शौहर साथ आ रहे? वो अपने कपड़े दुरुस्त करती ईशा से मुखातिब थे, जबकि सुल्तान इस फूलों को शॉप को देखने में मसरूफ था। अरे आप यहाँ बैठे। वो इसके करीब बैठी। जब सुल्तान के फ़ोन की घंटी बजी तो वो शॉप से बाहर निकला। तुम्हारी शादी कब हुई मेरी बच्ची? मुझे बताया भी नहीं। वो इसके हाथ थामे बैठी थी। मैं खुद भी नहीं जानती कब हुई, कैसे हुई। सब इतना जल्दबाजी और गड़बड़ी में हुआ कि मैं खुद भी नहीं जान पाई। हाँ, मेरा रब जो करता है अच्छे के लिए करता है। तुम खुश हो ना मेरी बच्ची? एरगुल ने इनकी आंखों में देखते हुए पूछा। वह गहरी सांस भरी। इस बात का जवाब मैं फिर कभी आपको दूंगी, फिलहाल नहीं। मेरी जान, अगर मोहब्बत करती हो तो बर्दाश्त करना सीखो। मैं दुआ करूंगी मेरा रब तुम दोनों को सलामत रखे और तुम्हारी मोहब्बत इसका दिल जीत दे। वो मुस्कुरा दी। वो तेजी से अंदर दाखिल हुआ। हमें चलना चाहिए। इतनी जल्दी? हम अभी तो आए हैं। ईशा ने उसे गुस्से से देखा। हमें अभी चलना होगा। सुल्तान ने गहरी निगाह इस पर दौड़ाई। कोई बात नहीं ईशा, अपने शौहर की बात मानो। मैं तो यही हूँ, फिर किसी दिन आ जाना। इरगुल हमेशा की तरह नरमी से बात कर रही थी, जबकि ईशा को इस पागल इंसान पर गुस्सा आ रहा था। चलो, वो कहता 2 कदम आगे बढ़ा। ईशा गुल से मिलती अभी बाहर निकली कि सुल्तान ने मजबूती से इसकी कलाई थामी और तेज तेज चलने लगा। गाड़ी में बैठते हुए एक निगाह आसपास दौड़ाता चल दिया। इतनी भी क्या जल्दी थी अब? अभी तो हम आए हैं। तुम क्या हर वक्त घोड़े पर सवार रहते हो? हर वक्त जल्दबाजी। वो गाड़ी मोड़ रहा था, जबकि वो नॉन स्टॉप बोल रही थी। सीट बेल्ट पहनो अभी। मुझे नहीं पहनना, वो गुस्से से बोली। सुल्तान ने बढ़कर इसके गिर्द सीट बेल्ट बांधा। पता है कितने दिनों बाद आई थी मैं? और वो क्या सोच रही होंगी? आप हमेशा ही अपनी मर्जी। ओह! एकदम से गाड़ी पर होती धुर फायरिंग से ईशा ने अपने कानों पर हाथ रख दिया। नीचे झुको। वो इसे नीचे झुकाए अपनी पैंट की हुक से रिवॉल्वर निकाल रहा था। गाड़ी से बाहर मत निकलना, यहीं बैठी रहो। वो बाहर निकलने लगा। ईशा ने इसकी जैकेट पकड़ी। कहाँ जा रहे हैं आप? प्लीज़ मत जाएं। गाड़ी से बाहर किसी सूरत मत निकलना। वो दरवाज़ा खोलकर इसके पीछे बैठा। सामने खड़ी गाड़ी से मास्क पहने आदमी इस पर फायर कर रहे थे। दोनों तरफ से फायरिंग की आवाज़ पर डरी सहमी दबी चीखें मारने में मसरूफ थी। सुल्तान ने झुककर निशाना कसते फायर किया। वो इस आदमी की टांग पर लगा। वो एक साइड गिरा ही कि सुल्तान अंधाधुन इसकी तरफ भागा। वो आदमी अपनी हाथ में पकड़ी गन से फायर कर रहा था, जिससे बचता सुल्तान अब उसे दबोच चुका था, जबकि अब दूसरा आदमी सुल्तान को कंधों से पकड़े हुए था। वो गाड़ी के कोने में लगी यह मंजर अपने सामने देख रही थी। सुल्तान के कंधे पर लगते खंजर से इस नाजुक वजूद की एक जोरदार चीख निकली। वो खुद पर काबू खोती गाड़ी से निकलकर सुल्तान की तरफ भागी। सुल्तान ने अपनी जेब से खंजर निकालकर अपनी गिरफ्त में मुकीद आदमी के गले के बीचों बीच दे मारा, जबकि वो भागती हुई सुल्तान को पकड़े हुए आदमी को पीछे से झंझोड़ रही थी। न जाने उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई थी। उस आदमी ने उसे बाजू से पकड़ते एक तरफ धकेला और इसके करीब आता उसे गर्दन से दबोच चुका था। इस आदमी को दूर फेंकता सुल्तान अपने सामने का मंजर देख खुद पर काबू खो चुका था। वो तेजी से इस आदमी की तरफ भागा। उसे ईशा से दूर करते वो हाथ में पकड़ा खंजर पागलों की तरह इसके जिस्म में उतारता शुरू कर चुका था। तूने उसे हाथ भी कैसे लगाया जलील इंसान? खंजर की नोक से सुल्तान ने इसके सीने पर एक लंबी लाइन खींची। वह आदमी दर्द से चिल्ला रहा था, जबकि वह सुल्तान का ये रूप देखती पूरी शिद्दत से चिल्ला रही थी। नहीं, मत मारो प्लीज़। वो गहरी सांसें भर रही थी, मगर सुल्तान उसे कहाँ देख रहा था। वो तो आज उसे हाथ लगाने वाले उस इंसान के टुकड़े करने वाला था। सुल्तान ने खंजर की नोक उसके रुखसार में एकदम घोंप दी। इस नाजुक वजूद की एक जोरदार चीख पर सुल्तान ने एकदम उसकी जानिब देखा, जो डरकर गाड़ी के कोने में छुपी बैठी थी। सुल्तान की सुर्ख होती आंखों खून से भरे हाथ और चेहरे की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाने लगी, मगर आज वो उसमें उसी रूप में आ चुका था। इस आदमी के सीने में एक के बाद एक खंजर घूमता वो किसी जंगली भेड़िए की तरह इस पर हावी था। वो अब मजीद सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो अपनी जगह से उठती जोर जोर से चीखें मारती सड़क पर इस मंजर से दूर भागने लगी। इस आदमी पर वार करता वो भूल चुका था कि उस नाजुक सी लड़की को किस कदर डरा चुका है।
इस आदमी की आखिरी सांस खारिज हुई तो सुल्तान अपने खून से रंगे हाथ और चेहरा लिए उसकी तरफ भागा। वह इससे कुछ फासले पर सड़क पर अंधाधुंध भागती जा रही थी। सुल्तान ने गाड़ी घुमाते उसकी जानिब बढ़ाई और उसे कुछ फासले पर एकदम रोकी। वह गाड़ी से निकलकर इसकी तरफ बढ़ा। ईशा को अपने सामने खून से लथपथ सुर्ख आंखें लिए खड़े सुल्तान से नफरत हुई थी। वह इसकी कलाई थामता तेज तेज कदम बढ़ाने लगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो। वो मुसलसल रोती हुई उससे अपना बाजू छुड़वा रही थी कि मगर हमेशा की तरह नाकाम रही। फ्लैट में दाखिल होते ही सुल्तान ने उसे एक झटके से सोफे पर धकेला था। वो सहमती हुई एक कोने से जा लगी। मैंने तुमसे कहा था ना गाड़ी से मत बाहर निकलना। वो गुस्से से धाड़ रहा था जबकि इसका ये रूप देखकर वो मजीद डर रही थी। सुल्तान ने करीब आते उसे बाजू से पकड़कर अपनी जानिब खींचा। छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुमने तुमने उसे मार दिया, मार दिया। वह हिचकियों से बोल रही थी। तुम बहुत बुरे हो, तुम दरिंदे हो, एक बेरहम इंसान हो। छोड़ो मुझे। सुल्तान ने एक झटके से इसे झंझोड़ा। देखो मेरी तरफ, ये है सुल्तान, देखो मेरी तरफ। वह इसका मुंह दबोचे अपनी जानिब की गुस्से से धाड़ रहा था। जानना चाहती थी ना तुम, मेरे बारे में जानना चाहती थी ना। देखो मुझे, ये है मेरी पहचान। ईशा को सुल्तान से नफरत हुई थी। इसके खून से रंगे हाथ और चेहरे की तरफ देखती हुए चीख रही थी। तुम एक जालिम इंसान हो, बल्कि तुम इंसान हो ही नहीं, तुम जानवर हो। दूर रहो मुझसे। वह इसके सीने पर हाथ रखे उसे खुद से दूर धकेल रही थी। देखो, देखो सुल्तान को, देखो। ये खून, ये गज़ब, ये पागलपन, ये है सुल्तान की पहचान। देखो अब मुझे। वो चिल्ला रहा था। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, एक पल भी नहीं, कभी नहीं। छोड़ो मुझे। मैं एक पल भी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। ईशा के अल्फाज से कि सुल्तान के सीने में आग भड़क उठी थी। क्या कहा तुमने? मेरे साथ नहीं रहना चाहती? सुल्तान ने इसका हिजाब उतार कर दूर फेंका और उसे बाजू से खींचते हुए कमरे में लाकर बेड पर फेंका था। वह सहमती हुई एक कोने में जा लगी। कहीं नहीं जाओगी तुम, यहाँ इसी घर में रहोगी, मेरे सामने। अगर ये बात तुमने दोबारा कही तो बहुत पछताओगी। अपनी बात की जिम्मेदार तुम खुद होगी। वह इसकी तरफ बढ़ा। ईशा ने उसे पूरा जोर लगाकर खुद से दूर धकेला और भागते हुए अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा लॉक कर दिया। वो दरवाजे से लगी बैठी हिचकियों से रो रही थी। इसकी सुर्ख आंखें और खून से भरे हाथ इस आदमी पर इसका बेदर्दी से हर बार सोचते ईशा का वजूद नरस रहा था। वो बेड की चादर एक झटके से खींचकर दूर फेंक चुका था। सुल्तान ने एक मिनट में अपने कमरे का हाल बेहाल कर दिया था। इसके कमरे से आती खसबनाक आवाज़ों से वह मासूम मज़ीद डर चुकी थी। वो यहाँ से वहाँ भाग जाना चाहती थी, मगर इस सरभरे इंसान की कैद से भला कैसे भाग सकती थी। वो अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक किए कोने में लगी लरसती हुई दबी आवाज़ में रो रही थी, जबकि इस मजबूर शख्स का गुस्सा अब कतरे नॉर्मल हो चुका था। रात का न जाने कौन सा पहर था। बालकनी में वो सिगरेट सुलगाए खड़ा था जब उसे अचानक मेन रोड पर खटखट की आवाज़ें सुनाई दी। बाहर निकलकर देखते ही सुल्तान ने एक गहरी सांस भरी थी। वो बेवकूफ़ लड़की वहाँ से भाग गई थी। सुल्तान ने खुले दरवाजे को देखकर एक गहरी सांस भरी और बालों में हाथ फेरता बाहर की जानिब बढ़ा। वो तेज तेज सीढ़ियाँ उतरती हुई न जाने क्या सोचकर वहाँ से निकली थी, मगर इस वक्त उसके दिमाग को बस यही सूझा था। वो बस यहाँ से भाग जाना चाहती थी। सुल्तान ने लिफ्ट का सहारा लिया और वो सीढ़ियों पर ख्वार हो रही थी। वह बिल्डिंग से बाहर निकली और जहाँ उसे भागने का रास्ता मिला उस तरफ कदम बढ़ा लिए। चलते हुए मोड़ से गुजरने पर अचानक किसी ने उसे पीछे से दबोच कर उसके चेहरे पर हाथ रखा। उसकी तरफ पुश किए हुए वो अपना आप छुड़ा रही थी। कहाँ जा रही हो? तुम्हें लगता है तुम यहाँ से जा सकती हो? सुल्तान उसे दबोचे उसकी गर्दन के करीब होता धीरे से बोला। उसने अपनी गिरफ्त ढीले की तो एक झटके से उससे फासले पर हुई। मुझे नहीं रहना यहाँ, एक पल भी नहीं। तुम एक बेरहम इंसान हो, एक जानवर हो तुम। वो एक दफ़ा फिर उसे गुस्सा दिला चुकी थी। सुल्तान ने गुस्से से आगे बढ़कर उसे बाजू से खींचते अपने दाएं कंधे पर उठा लिया। अब इसी जानवर के साथ रहना पड़ेगा तुम्हें। बहुत शौक था ना तुम्हें मेरे बारे में जानने का। अब जानो, सुनो और देखो, मगर तुम यहाँ से अब नहीं जा सकती। वह चिड़िया चढ़ता गुस्से से बोल रहा था जबकि वह अपने हाथ पांव मारती खुद को इसकी मजबूत ग्रिप से छुड़ा रही थी, मगर हमेशा की तरह नाकाम। सुल्तान ने फ्लैट में दाखिल होते ही इसे नीचे उतारते दरवाज़ा लॉक किया। वह एक पल में उससे फासले पर हुई। वैसे जा कहाँ रही थी तुम, वो भी रात के इस वक्त? मैं कहीं भी जाऊंगी मगर तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। सुल्तान ने एकदम करीब आते दीवार पर जोर से हाथ रखे थे। वह सहम कर दीवार से जा लगी। मुझे मजबूर मत करो, ये ना हो कि मैं सब फरामोश कर दूं और तुम पछताओ। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। वो गुस्से से लब भींचे उसे देख रहा था। ईशा की बड़ी बड़ी आंखों में नमी उतरी। तुम बहुत बुरे हो, बहुत बुरे। मैं नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ। मुझे डर लगता है तुमसे। तुम इंसान नहीं, जानवर हो। तुमने कितनी बेदर्दी से उस आदमी को मारा। वो हिचकियाँ लेती बोल रही थी जबकि इसके अल्फाज सुनकर सुल्तान को बहुत तकलीफ हो रही थी। वो पूरी शिद्दत से दीवार पर बाजू की ज़रबें लगाता उसे साकित कर गया। तो तुम जानना चाहती थी ना कौन हूँ मैं? तो अब सुनो,
हाँ, नहीं हूँ मैं इंसान। हर उस इंसान की जान मैं अपने हाथों से लूँगा जो तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाएँगे, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। आग लगा दूँगा सबको। हाँ, नहीं है मुझ में रहम, मुझे सिर्फ़ जान लेना आता है जो मैं एक तरीके से ज़ब्त कर सकता हूँ। एक दरिंदा हूँ। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, एक जानवर, और अगर तुमने दोबारा यहाँ से भागने की कोशिश की, तो ये जानवर अपनी हर हद भूल जाएगा। अपनी बात के इख्तिताम पर वो इसे बाजू से पकड़कर खींचता हुआ इसके कमरे में फेंककर दरवाज़ा बाहर से लॉक कर चुका था। सुल्तान ने गहरी सांस भरते अपनी गर्दन को मरोड़कर एक साइड किया। ज़मीन पर पड़ा अपना मोबाइल उठाते कोई नंबर मिला था, अपने कमरे की जानिब गया। इसकी नींद तो इस शख्स ने अपनी मुट्ठी में ही कहीं कैद कर ली थी। सारी रात वो डरी सहमी कोने में लगी बैठी इस मंजर को याद करती, कभी रोती तो कभी अपनी किस्मत पर मातम करती। वो इतना तो जान गई थी कि वह अभी जालिम की कैद में फंस चुकी है। अब फरार का कोई रास्ता नहीं बचा था, सवाए अपनी जान लेने के। सूरज की एक तेज किरण उसके चेहरे पर पड़ी तो वो कुसमुसाकर सीधी हुई। बालकनी में लगी दीवार से लगी बैठी थी। उसे हाल से कुछ आनी पहचानी आवाज़ें सुनाई दी। इसने में उसके कमरे का दरवाज़ा खुला, आईगल चलती हुई उसके करीब आई। ईशा उसे देखते उसके गले से जा लगी। मुझे बचा लो प्लीज़ आईगल, मुझे। ईशा काम डाउन, शांत हो जाओ। क्या हाल बना लिया तुमने अपना? वो इसके रोए हुए चेहरे, बिखरे बालों और आंखों के गिर्द हल्कों की तरफ देखते हुए बोली। आईगल, मुझे यहाँ से ले जाओ प्लीज़, मुझे इसके साथ नहीं रहना। वो बहुत बुरा इंसान है, वो एक बेरहम इंसान है। मैं उसके साथ नहीं रह सकती। वो रोती हुई बमुश्किल अपनी बात पूरी कर रही थी, जबकि आईगल को अपने सामने बैठी एक छोटी सी लड़की को इस तरह देखकर बहुत तकलीफ हो रही थी। ये क्या कर दिया आपने सुल्तान भाई? वो दिल ही दिल में बड़बड़ाई। ईशा, पहले रोना बंद करो, मेरी तरफ देखो, कुछ नहीं हुआ है। पर सुल्तान भाई थोड़ा गुस्से में आ गए थे, सब ठीक है। थोड़ा गुस्से में? क्या कह रही हो आईगल? उसने मेरी आंखों के सामने उस आदमी को इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया। वो एक कातिल है, मुझे यहाँ नहीं रहना। एक पल भी नहीं, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाओ, प्लीज़। वो दोनों हाथ जोड़े बैठी थी। आईगल ने गहरी सांस भरते इसके हाथों को थामा। तुम फिक्र मत करो, हम यहाँ से आज शाह महल जाएंगे। अगर तुम रोना बंद करोगी तो। अब चुप, बस चुप हो जाओ। आईगल उसकी हालत देखकर अब इतना तो जान गई थी कि वो अब यहाँ रुकने वाली नहीं है। तुम्हारा दिमाग ठीक है आईगल, जानती हो क्या कह रही हो? सुल्तान ने धाड़ते हुए कहा। आईगल 2 कदम फासले पर हुई। मैं जानती हूँ भाई, मगर इस वक्त उसे यहाँ से लेकर जाना ही ठीक रहेगा। वो बहुत डर गई है, बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा। आप बात को समझें। वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। सुल्तान ने उंगली की नोक आईगल की तरफ करते हुए कहा। मैं जाऊँगी, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। अपने अकब से आती आवाज़ में सुल्तान ने उसकी तरफ देखा। वह इंतहाई रफुलिया में स्कार्फ गले में डाले खड़ी थी। सुल्तान ने इसकी तरफ कदम बढ़ाए तो आईगल 1 मिनट में ईशा के सामने जा रुकी। प्लीज़ भाई, इसे मेरे साथ जाने दें इस वक्त। मैंने कहा ना, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। अगर अगर तुमने मुझे यहाँ से जाने ना दिया तो, तो मैं अपनी जान ले लूँगी। वो टेबल पर पड़ी छुरी को उठाकर अपनी कलाई पर रखती गुस्से से बोली। सुल्तान के माथे पर सिलवटों में इजाफा हुआ। उसने एक झटके से बढ़कर छुरी उसके हाथ से देते उसे दबोचा। मेरे होते हुए? सुल्तान ने धाड़ कर कहा। इस पागल लड़की की आंखों से निकलते आंसू देख आईगुल आगे बढ़ी कि सुल्तान की एक तीखी निगाह से देखने पर अपनी जगह साकत रह गई। सुल्तान भाई, प्लीज़, इस वक्त इसका यहाँ से जाना ही ठीक है। सुल्तान ने एक झटके से इसका बाजू छोड़ा। आगे बढ़कर ईशा को थामती उसके कमरे तक लाई। तुम अपनी ज़रूरत की चीज़ें समेटो, हम यहाँ से जाएंगे, ठीक है? ईशा इस बात में सर हिलाती अपनी कुछ चीज़ें समेटने लगी। भाई, उसे जाने दें, आप तो बात को समझें। वो इस वक्त बहुत डर गई है, उसे यहाँ से ले जाना ही ठीक है। सुल्तान ने बेबसी से आईगुल की तरफ देखा। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं इसे समझा दूंगी, बस कुछ वक्त दें इसे। आखिर इसकी जिद पर हाथ मानते सुल्तान ने उसे अपने कंधे उचका दिए। आईगल, उसे किसी भी किस्म की तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। उसे तुम्हारी जिम्मेदारी पर भेज रहा हूँ, अगर उसे कुछ भी हुआ। सुल्तान उंगली की नोक आईगुल की तरफ करके गहरी निगाहों से उसे देख रहा था। आप फिक्र ना भाई, आप फिक्र ना करें, मैं उसे संभाल लूंगी। ईशा ने एक चुटकी नज़र सुल्तान पर डाली और आईगुल का बाजू पकड़े सन से दरवाजे से बाहर निकल गई। वो इसे चाहता बेबसी से देखता रहा। वो नहीं चाहता था कि वो पागल लड़की इससे दूर जाए, इससे नफरत करे, मगर एक न एक दिन तो सुल्तान को इसके सामने आना ही था। वो शाह महल में दाखिल हुई तो रहीम शाह पर नजर पड़ी, जो कि लॉन में बैठे चाय पीने में मसरूफ थे। वाईगुल के हमरा चलते उनके करीब है। रहीम शाह ने एक तीखी निगाह इस पर डाली। मरहबा आगाजान। मरहबा आईगुल, सब खैर? जी आगाजान, बस ईशा को कुछ दिन के लिए यहाँ लाई हूँ। सुल्तान भाई को कुछ ज़रूरी काम है इसलिए। बेहतर। वो नज़रें झुकाए खड़ी थी। सुनो लड़की,
ईशा ने रहीम शाह की आवाज़ पर गर्दन उठाकर देखा। मेरे शेर का ख्याल रखा करो, मैं नहीं चाहता कि उसे तुम्हारी वजह से किसी भी किस्म की कोई तकलीफ हो। उसने इस बात में सर हिलाया। जैसे आपका शेर तो बड़ा ख्याल रखता है मेरा, पागल जानवर कहीं का। वो दिल ही दिल में बड़बड़ाती आइगल के हमरा अंदर चली गई। इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हो तुम लोग? जानते भी वो लोग कितने अहम थे हमारे लिए। आखिर किसकी इजाज़त से तुम दोनों ने इनको वहाँ भेजा था? शान गुस्से की हालत में अपने सामने खड़े इन दो खतरनाक चेहरों वाले आदमियों से मुखातिब था। हमें जो ऑर्डर मिलता है हम इसके मुताबिक चलते हैं शयान साहब। इब्राहिम का हुक्म था, सो वो हम कर गुजरे। दिमाग है कि नहीं तुम दोनों में? जानते हुए तुम लोग किसको हल्के में ले रहे हो? सुल्तान है वो, सुल्तान। कच्चा चबा जाएगा तुम लोगों को और डकार भी नहीं लेगा। इसके हाथ लोगों के तो जान से जाओगे। तुम लोगों को यहाँ इसकी जासूसी के लिए भेजा गया, उसे मारने के लिए नहीं, बेवकूफ़। शायान ने गुस्से से कुर्सी को टांग मारते दूर फेंका। आज तुम दोनों की वजह से मेरे दो अहम जासूस जान से जा चुके हैं। इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते कंधे उचका गए। अपने बाकी कामों और बाकी दुश्मनों की तरह सुल्तान को भी हल्के में ले रहे थे, मगर वो नहीं जानते थे कि ये शख्स कैसे क्या कर सकता है। सुल्तान के बड़े से कमरे में उसके बेड पर लेटी वो दबी आवाज़ में आंसू बहाने में मसरूफ़ थी। वो मंजर इसको आंखों के सामने से एक पल के लिए भी नहीं हट रहा था जब इस आदमी पर वार करते अचानक सुल्तान ने उसकी तरफ देखा था। वो बहुत जालिम मालूम हो रहा था। पागलों की तरह वो इस आदमी की हर एक नस सांस निकाल रहा था। वो मंजर सोचते इसकी आंखों से निकलते आंसू तकिए के खिलाफ में जज्ब हो रहे थे। उसे अपने अंदर शदीद तकलीफ महसूस हो रही थी। उसे सुल्तान से नफरत हुई थी, मगर वो नहीं जानती थी कि ये इसका रूप ही इस पागल सी लड़की की हिफाजत करने के लिए अपनी जाँव पर भी दगा सकता है। इसे शाह महल आए तकरीबन एक हफ्ता हो चुका था, मगर इसका सामना एक दफ़ा भी सुल्तान से नहीं हुआ था। आइगुल और हादी सारा दिन ऑफिस में गुजारते, जबकि वो अकेली इस महल के किसी कोने में पड़ी इस जालिम इंसान की यादों से छुटकारा नहीं कर पा रही थी। वो इसे खुद से दूर तो भेज चुका था, मगर उसे अपने सामने अपने करीब न पाकर सुल्तान को अपने सीने में शदीद जलन का एहसास होता। वो ड्रिंकिंग का आदी तो बिल्कुल नहीं था, मगर कुछ दिनों से ऑफिस से सीधा क्लब और वहाँ से आधी रात को, कभी पूरी रात के बाद वापस आता। वो नहीं समझ पा रहा था कि वह क्यों इतना बेचैन रहने लगा है, मगर वो जालिम याद उसे किसी तर्ज भी सुकून नहीं दे रही थी। वो दोनों बाजू काउंटर पर रखकर अपना सर बाजू पर रखे न जाने कितनी ड्रिंक कर चुका था। सुल्तान का नंबर बार बार मिलाने पर भी कॉल ना रिसीव होने पर अब हादी को कुछ परेशानी होने लगी थी। पता नहीं कब ये इंसान बनेगा, न कभी वक्त पर कॉल उठाता है, न कभी इंसानों की तरह बात करता है। वो बड़बड़ाता हुआ इसके फ्लैट में आया, मगर फ्लैट को खाली देखकर हादी ने फिर से इसका नंबर मिलाया। मगर वो जनाब कॉल उठा ले मतलब कयामत। कुछ सोचते हुए हादी ने यकीत का नंबर मिलाया, जो कि दूसरी बेल पर ही कॉल कनेक्ट हुई। मरहबा बड्डी, कैसा है? मरहबा मरहबा, एकदम फिट। तो बता, आज कैसे याद आ गई? उस जंगली ने कोई नया मसला तो नहीं निकाल दिया? बात तो तूने 100% ठीक की है, मगर तेरी इस जंगली की खबर हो तो ही ना। कुछ आइडिया है कहाँ हो सकता है? साले को कॉल्स कर करके थक गया हूँ, मगर मजाल है कि मेरी कॉल उठा ले। हाथी ने बात मुकम्मल की। हाँ तो मतलब जनाब को हम भुलाने गए हैं, सदके ओए। क्या मतलब? यकीन की बात पर हाथी ने वसाहत तलब की। यार आजकल देख रहा हूँ मैं, वो बहुत क्लब जाने लगा है। चला जा वहाँ, मैं भी आ रहा हूँ। ओके। हाथी फ़ोन जेब में डालता निकल पड़ा। वो दोनों क्लब की रंग बिरंगी लाइटों को देख आंखें फाड़ फाड़ कर हर तरफ उसे ढूंढ रहे थे, जब अचानक काउंटर पर पड़ा हुआ इन्हें वो नजर आया। हादी ने बढ़कर इसका मुंह ऊपर किया। सुल्तान की आंखें खून की तरह सुर्ख हो रही थी। वो नीम आंखें खोले हादी का बाजू झटकते फिर से औंधे मुंह काउंटर पर झुका। अबे यार, इसने तो बहुत पी रखी है। अबे उठ, साले कितनी पी ली है तूने? कोई होश है कि नहीं? हादी उसे कंधों से पकड़कर झंझोड़ रहा था, जबकि वो नशे की हालत में भी एकदम उसके हाथ अपने कंधों से झटकता सीधा हुआ। देख जरा इसे, होश कोई नहीं है फिर भी मजाल है कि हाथ लगाने दे। यकीत ने आगे बढ़कर उसे सहारा देते खड़ा किया। दूर रहो मुझसे। सुल्तान ने उसे कंधों से पकड़कर खुद से दूर धकेला। कमीने इंसान, हालत देख अपनी, क्या हालत बना रही है। और हाथ खुद को ऐसे नहीं लगाने देता जैसे मैं तेरी इज्जत पे हाथ डालूंगा। यकीत ने कहकहा लगाते कहा। सुल्तान ने उसे एक साइड धक्का दिया और अपने कदम किसी कदर संभालता हुआ क्लब से बाहर निकला। देख ले भाई, अब इस नाजुक परी को हाथ कौन लगाए? सारा ऐसे दूर जाता है जैसे नई नई दुल्हन अपने शोहर को करती है। ये गीत बड़बड़ाता हुआ इसके पीछे गया था, जबकि हाथी अपने पेट पर हाथ रखे हंसने में मसरूफ था। ये गिर उसके पीछे भागा। वो दोनों तेज तेज सड़क पर चल रहे थे, जबकि वो इतनी जल्दी उनकी नज़रों से गायब भी हो गया था। गली का मोड़ मुड़ते यकीत की नज़र कोने में पड़ी, जहाँ वो गली के कोने से लगा ज़मीन पर आड़ा तिरछा पड़ा था। देख जरा इसे,
जगीत ने बढ़कर उसे उठाने की कोशिश की। सुल्तान ने दोनों हाथों से उसकी गर्दन दबोची थी। कमीने इंसान, दूर दूर रहे मुझसे। उसे पूरी तरह से दूर धकेलते वो इसी हालत में था। जंगली कहीं का, न जाने की कितनी पी रखी है इसने। यार हादी, मुझे तो इससे डर लगता है। जब होश में होता तो खतरनाक, और जब मौदहोश होता है तो जानवर बन जाता है। यार आईगुरु को समझा के भाभी को थोड़ा समझाएं और वापस लाएं, नहीं तो इस जंगली ने ऐसे ही पी पी कर अपना हाल बेहाल कर लेना है। ये दोनों हाथ अपनी कमर पर रखे बेबसी से अपने सामने पड़े इस मजबूत शख्स को इस कदर बेबसी से देख रहा था, जिस पर इतनी हैवी डोज भी असर नहीं करती थी। आज इस तरह निढाल था, न जाने कब तक और कितनी ड्रिंक कर चुका था। हाँ यार, मैं आईगुल से बात करता हूँ। भाभी का इसके पास होना बेहतर है। एक वाहिद वो लड़की ही है जो जानवर को संभाल सकती है। हादी, देख इसे, ये वही सुल्तान है जिसे लड़की नाम से ही नफरत थी, और अब देख क्या हालत बना ली है इसने। पूरा देवदास लग रहा है। टिकेत ने इसके सर से हुडी उतारी। हाँ, हमारा सुल्तान देवदास, बसाते इश्क में डूबा, हाय डूबा। हादी ने गुनगुनाते हुए उसके चेहरे पर हाथ रखा तो सुल्तान ने एक झटके से इसका हाथ झटका, जिस पर दोनों का कहकहा भरपूर गूंजा। कमीनो, दफा हो जाओ यहाँ से। सुल्तान मधोशी के आलम में बड़बड़ाया। तुझे लेकर ही दफा होंगे मेरी जान। ये गीत ने पेंट की जेबों में हाथ डाले कहा। अब इसे कौन उठाएगा? हादी ने ये गीत की तरफ देखा। सायरा यार, मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं। मुझे अपने इस हैंडसम चेहरे का कबाड़ा नहीं करवाना। चल शाबाश, बिस्मिल्लाह कर। हादी ये गीत के कंधे पर हाथ रख के उसे तैयार कर रहा था। हाँ कमीने, जल्दी आग में मुझे ही धकेल। ये कहते वो आगे बढ़ा और अपनी शर्ट के कफ फोल्ड करता एक झटके से उसे अपने कंधे पर उठा चुका था। या अली मदद! ये गीत ने उसे उठाते बेख्तियार कहा। सुल्तान अब इसके कंधों पर लटका था। अपनी आंखें बमुश्किल खोलते सुल्तान ने इसके कंधे से उतरना चाहा, मगर हादी ने उसे पीछे से दबोच लिया। जरा आराम से भाई। अरे हादी, पकड़ इसे, कसम से इतना भारी देखकर तो नहीं लगता, मगर इतना वजनी सांड है ये, तोबा। वो इसीलिए उसके फ्लैट की सीढ़ियों तक पहुंचे, मगर दोनों ने सीढ़ियों की तरफ देखते थूक मिला। ना भाई, सीढ़ियां नहीं, लिफ्ट भाई, लिफ्ट। यह गिद्ध इसे दुरुस्त करता लिफ्ट के सहारे इसके फ्लैट तक लाया था। उसे बेड पर एकदम गिराते वो दोनों हाथों से अपनी कमर पकड़े खड़ा था। हाय रब्बा, लगता है कमर का कबाड़ा हो गया। जंगली साला सांड पड़ा रहे, अब मर यहाँ पर। वो इसे कमरे में छोड़कर हाल में आया जहाँ हादी बड़े मजे से अपने मोबाइल पर उंगलियां चलाने में मसरूफ था। सालिक कमीने, कितने आराम से बैठा और यहाँ मेरी कमर का कबाड़ा हो गया। यह गीत ने उसकी कमर पर थपी रसीद की। तुम जाकर आराम करो, मैं यहीं हूँ आज इसके पास ही। दोनों की मस्ती खत्म हुई तो हादी ने यह गीत से कहा। अरे नहीं, मैं भी यहीं हूँ। उसे यहाँ ऐसे नहीं छोड़कर जा सकते। मैं तो कभी नहीं। यगीत ने दोनों हाथ हवा में लहराते कहा। दोनों बैक वक्त हंसती है, मगर वो जख्मी भेड़िया अपने सीने में जलती हुई जलन और अंदर भरी तकलीफ को सहता गहरी सांसें भर रहा था। कहा था तुमसे, कहा था मैंने, तुम नहीं सह पाओगी। नहीं, मुझसे नफरत करोगी। नहीं, नहीं बर्दाश्त कर सकता। सिर्फ ये नहीं बर्दाश्त कर सकता। क्यों नहीं समझती तुम? आखिर क्यों? वो बेड पर औंधा पड़ा गहरी सांसें भरता मदहोशी में बोल रहा था। एकदम सीने में शदीद जलन होने पर वह तड़प कर उठा था। अपनी शर्ट उतार कर एक तरफ फेंकता जोर जोर से सीने पर हाथ रगड़ने लगा, मगर आग थी जो कम होने का नाम नहीं ले रही थी। वो बस इस वक्त अब से अपने सामने देखना चाहता था, न जाने क्यों। वो जानता तो था, मगर वो खुद को रोक रहा था। दोबारा से इसी हालत में बेड पर गिरते वो बस सोना चाहता था। सुल्तान ने धीरे से आंखें बंद की। इंसान नहीं, जानवर हो तुम, बेरहम दरिंदे हो तुम, दूर रहो मुझसे। सुल्तान ने जोर से आंखें मींची और कानों पर हाथ रख दिए। वो अल्फाज शीशे की तरह इसके कानों में घूम रहे थे। मेरे पास वापस आ जाओ। वो बाजू आंखों पर रखता आखिरी बोल ही गया। बस एक दफा वापस आ जाओ। सुल्तान तुम्हारे सामने कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। गहरी सांसें भरता वो मदहोशी में बड़बड़ा रहा था। वह मजबूत शख्स खुद को बेबस महसूस करता आखिर बोल ही पड़ा था। वाइगल के हमरा बेड पर लेटी उसकी चुलबुली बातें सुनते और हंसने में मसरूफ थी, मगर वो दिल से नहीं हंस रही थी। वो बहुत तकलीफ महसूस कर रही थी, न जाने क्यों, मगर उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। वो गुस्से में उसे छोड़कर तो आ गई थी, मगर वो पागल इससे बहुत मोहब्बत करती थी, और मोहब्बत करने वालों से जुदाई बहुत तकलीफ देती है। ईशा, सुल्तान भाई बुरे इंसान नहीं है, वो दिल के बहुत अच्छे हैं। वो जिसकी फिक्र करते हैं उसके लिए अपनी जान भी वार देते हैं। तुम इन्हें समझने की कोशिश तो करो। एक दफ़ा। आइगल वो बहुत हाइपर हो जाता है 1 मिनट में। पता नहीं उसमें इतना गुस्सा कहाँ से आता है। वो बहुत जालिम इंसान है। उसने मेरी आंखों के सामने एक इंसान को कत्ल कर दिया आइगल। वो वो इस वक्त बिल्कुल किसी जानवर की तरह लग रहा था, और वो तुम्हें बचा रहे थे ईशा, अगर तुमने गौर किया हो तो। आइगल ने आईब्रो उठाकर उसे देखा। मगर अगर सुल्तान भाई इन्हें ना मारते वो तुम्हें मार चुके होते ईशा। वो तुम्हें महफूज रखना चाहते हैं पागल, और तुम
इन्हें अकेला छोड़ाई। आइगल ने उसे कनखियों से देखा। ईशा ने नजरें दूसरी जानिब की। बचाने के और भी बहुत से तरीके होते हैं, मगर यूं किसी की जान लेना, ये तरीका तो। वो रुकी थी। ईशा, इन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। वो आइगल की बात नज़रअंदाज कर गई। आइगल ने एक गहरी सांस भरी। अब मैं तुम्हें किस तरह से समझाऊं? मैं सोना चाहती हूँ आइगल। हाँ, ठीक है, तुम सो जाओ, हम सब बात करेंगे। वो इसके सर पर हाथ रखती कमरे से जा चुकी थी, जबकि वो अब इस जालिम इंसान की यादों को सर पर सवार होते पूरी रात बर्दाश्त करने वाली थी। वो टेबल पर पाँव रखे लैपटॉप गोद में रखे सोफे पर बैठा टच पैड पर तेज तेज उंगलियां चला रहा था, जबकि यकीत इसके कुछ फासले पर बैठा इसे एक तार में देखने में मसरूफ था। सुल्तान ने एक नज़र उसे देखा और फिर से अपने काम की तरफ मुतवज्जो हुआ। यार वैसे बड़ा कोई कंजूस इंसान है तो कम से कम एक शुक्रिया तो बोल ही सकता है। आखिर यकीत ने बात शुरू की। वो किस खुशी में वो लैपटॉप पर देख रहा था। तो जैसे इतने बड़े सांड को उठाकर लाया था मैं रात, पता है कितनी मुश्किल से अभी तक कमर दर्द कर रही है। किसने कहा था इतनी मेहनत करने को? तो क्या तुझे मरने के लिए छोड़ देता? और तुम अब भाभी की कमी इतना पीने लगे हो कि तुम्हें उठाकर लाना पड़ता है जनाब। बकवास बंद करो अपनी, बहुत जबान चलती है ना, लगता है मजीद ज़रूरत नहीं है इसकी तुझे। यकीन ने ज़ोरदार कहका लगाया। यार वैसे पता है, रात तो मेरी बाहों में था और पता है, मेरी महबूबा लग रहा था कसम से। सुल्तान ने एक तीखी निगाह इस पर दौड़ाई। तुझे कोई काम धंधा नहीं है क्या? कुछ ज़्यादा ही फारग नहीं हो गया तू? चल शाबाश, निकल यहाँ से। सुल्तान ने लैपटॉप एक साइड पर रखते यकीत की तरफ कदम बढ़ाए। अरे रे रुको, अभी तो चाय पानी भी नहीं पिया मैंने। मेहमान को खाली पेट रुखसत करोगे अब तुम? तो अपनी बातों से पे अपना पेट भर, चल। सुल्तान उसे बाजू से पकड़ फ्लैट से बाहर लेकर जा रहा था। कसम से जना भी मैनर्स नहीं है तुझ में। भाभी से कहूँगा इस जंगली से दूर ही रहे, कभी ना आए वापस, बेचारी कहाँ फंस गई है। एक पल में सुल्तान के माथे पर कई शिकने नमूदार हुई। यकीत अपना आप बचाता जल्दी से सीढ़ियां उतरता भागा था। वो वापस अपने काम पर लग चुका था, मगर सालिक लड़की की यादों से किसी तरह से सुकून नहीं दे रही थी। आइगुल, क्या कर रही हो? पागल इंसान, क्या जिन की तरह आते हो, दूर हटो। हादी ने किचन में खड़ी अपनी प्यारी सी कजन के करीब होते कहा, जिस पर वो भड़क उठी। अरे इतना क्यों भड़क जाती हो? सुबह सुबह सांप खा लिया है क्या? अगर अब तुमने अपनी शक्ल गुम यहाँ से ना की तो मैं तुम्हें खाने में देर नहीं कर लगाऊंगी। निकलो यहाँ से। वो छुरी की नोक उसकी तरफ किए बोली। आदि ने एक पल में छुरी उसके हाथ से लेकर उसे अपनी जानिब खींचा। क्या कर रहे हो टफर कहीं के, छोड़ो मुझे। छोड़ दूँ? वो धीरे से इसके चेहरे से बाल हटाता बोला। आइगुल ने गहरी निगाह से उसे देखा। जाओ, जाकर अपनी प्यारी आंखों वाली हसीना को पकड़ो। इसके पेट में एक मुक्का रसीद करती हुई उससे फासले पर हुई। हादी अपने पेट पर हाथ रखे अब इस जालिम लड़की को बेबसी से देख रहा था। यार क्या हर वक्त हिटलर बनी रहती हो? कभी तो प्यार से बात कर लिया करो मुझसे। प्यार? हाँ, देखो, निकलो यहाँ से वरना मैं मार दूंगी। और फिर से अपने हाथ में छुरी पकड़े उसकी तरफ खा जाने वाली नजरों से आई तो हाथी उछलता हुआ किचन से निकला। प्यार से बात करो यार, मार ना डालो तुम्हें, टफर कहीं का। वो अपने काम में मतवज्जो है कि ईशा किचन में दाखिल होती इनकी नोकझोंक सुनकर रुकी थी। वो मुस्कुराती हुई आइगल के करीब आए। तुम दोनों हर वक्त ऐसे ही डरते रहते हो? हाँ, वो है ही ऐसा, हमेशा दिमाग खाता रहता है। वैसे एक बात कहूँ आइगल, ईशा ने किचन की छत पर बैठते कहा। कहो। मुझे लगता है हादी भाई तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। आइगल के हाथ रुके। और तुम्हें किसने कहा ये भला? ज़रूरी तो नहीं कोई कहे ही। मोहब्बत हमें सामने वाले इंसान की आंखों में ही नजर आ जाती है। और मुझे लगता है हादी भाई भी तुमसे। वो बोलते रुकी और शरीर से मुस्कुराते आइगल की तरफ देखने लगी। इतनी तेज नज़र है तुम्हारी। हाँ ना, बहुत तेज है। ईशा ने सलाद का टुकड़ा मुंह में रुकते रखते कहा। अच्छा, तो फिर तुम्हें अपने शोहर की आंखों में क्या नजर आता है? वो हाथ में पकड़ गाजर का टुकड़ा एक साइड रखती रुख दूसरी तरफ मोड़ गई। मेरी छोटी सी दोस्त, इधर देखो। तुम्हें क्या नजर आता है इसकी आंखों में, मैं ये नहीं जानती, मगर मैं देखती हूँ। वो इसकी ठोड़ी को हाथ में पकड़े प्यार से बोली। मुझे सुल्तान भाई की आंखों में तुम्हारे लिए फिक्र, हिफाजत और मोहब्बत नजर आती है। मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकती कि वो तुमसे मोहब्बत करते हैं, मगर मैं इतना यकीन से कह सकती हूँ कि वह तुम्हारी बहुत फिक्र करते हैं, तुम्हें महफूज रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि तुम इनके पास रहो, उनके करीब। ईशा ने बेबसी से उसे देखा। आइगुल, आइगुल, मैं सुल्तान भाई के फ्लैट जा रहा हूँ, आगा जान को बता देना। हादी तेजी से किचन में दाखिल होता फ़ोन बंद कर रहा था। सब खैर तो है इतनी जल्दी में और इस वक्त? आइगल ने पूछा। हाँ, वो सुल्तान भाई पर हमला हुआ है। ईशा के हाथ से चाय का कप गिरा। इसे चोट लगी है, मुझे देखने जाना है। कहीं ज़्यादा मसला तो नहीं? तुम ऐसा करो, आगा जान को इत्तला करो। बाद में बताने पर वो बहुत गुस्सा करते हैं, जानती हो ना। वो किचन से शेल्फ से उतरकर दोनों हाथों को आपस में उलझाती गहरी सांसें भर रही थी। हादी भाई, मुझे मुझे इसके पास जाना है, प्लीज़ मुझे भी अपने साथ ले जाए। वो लब काटती तेज तेज बोल रही थी।
हाँ ज़रूर, चलो। वह हल्का सा मुस्कुराता आईगुल को आंख मारता बाहर की तरफ बढ़ा, जबकि वो हिजाब ओढ़ती तेजी से उसके पीछे गई थी। आईगुल पीछे खड़ी दोनों हाथ आपस में बांधे नाव में गर्दन हिलाती मुस्कुरा रही थी। वो इतना तो जान गई थी कि ये पागल सी छोटी सी लड़की इसके मजबूत और सरफिरे भाई से बहुत मोहब्बत करती है, मगर वो खुश थी। आखिर वो मान तो गई थी। हादी भाई, क्या क्या इन्हें बहुत ज़्यादा चोट आई है? वो अपनी उथल पुथल होती सांसें संभालती सब भुला गई थी। नहीं जानता, बस इतना ही पता चला कि इनकी गाड़ी पर हमला हुआ है। वो ऑफिस से वापस घर जा रहे थे। गाड़ी बिल्डिंग के बाहर जाकर रुकी, वो तेजी से अंदर दाखिल हुई। हादी इसके पीछे पीछे चलता मुस्कुरा रहा था। ईशा ने फ्लैट का दरवाज़ा खोला तो हर चीज़ टूटी बिखरी अपनी जगह से कदरे दूर पाई। वो चलती हुई सुल्तान के कमरे के बाहर रुकी। हादी ने उसे अंदर जाने का इशारा किया। वो हाथ आपस में उलझाती धीरे से दरवाज़ा खोलती अंदर दाखिल हुई। एकदम धुएं की स्मेल और अंधेरे ने इसका इस्तकबाल किया। वो अपना हिजाब उतारकर स्कार्फ गले में डालती कमरे की लाइट जला चुकी थी, जहाँ इसकी नज़र सामने बेड पर उल्टे लेटे एक हाथ सीधा किए इस मजबूत शख्स पर पड़ी। वो शायद सो रहा था। अब्दुर, मध्यम हंसी आवाज़ उसके कानों से टकराई। सुल्तान ने धीरे से अपना चेहरा घुमाकर उसकी जानब किया। उसकी सुर्ख आंखें और रफोलियाँ देखकर ईशा को कुछ अजीब सा एहसास हुआ। वो बाजू के ऊपर से आंखें निकाले सुर्ख आंखें लिए उसे गौर से देख रहा था। वो इसके सामने पाँव तक आती स्कर्ट पहने हिजाब को गले में डाले उंगलियों को आपस में उलझा रही थी। तुम ठीक तो हो ना? हिम्मत जमा करती वो बोल पड़ी। तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? सुल्तान ने बेबसी से उसे देखा। गहरी सांसें भरती घुटनों के बल इसके बेड के करीब बैठी। आप खुद को शौहर कहते हैं और इतना भी नहीं जानते कि अगर बीवी गुस्सा हो जाए तो उसे मनाकर वापस लाते। वैसे तो बड़ा कहते हैं बीवी हो मेरी, बीवी हो मेरी। वो गुस्से से नाक सुखेड़े उसे देख रही थी, जबकि इसकी बात सुनते इसके संजीदा चेहरे पर मुस्कुराहट नुमाया हुए। निकम्मे शोहर, ये कहती हुई वो उठ खड़ी हुई। सुल्तान के राइट हाथ पर चोट लगी थी, जहाँ पर बंदी पट्टी देखकर मुतज़ब्ज़ब सी हुई थी। ये चोट कैसे लगी? जैसे हमेशा लगती है वैसे ही। कभी तो सीधा जवाब दे दिया करें मेरी बात का। तुम्हें सीधी बातें कहाँ समझ आती हैं? वो सीधा हुआ। मुझे सीधी बातें ही समझ में आती और आपकी हर बात उल्टी होती है, छिप गए कहीं के। ये कहती वो बाल झटकती जन से कमरे से बाहर निकली थी और वह सरफिरा इंसान दिल से खुश होता मुस्कुरा दिया। आखिर वो लौट आई थी। वो गहरी सांस भर गया। हादी ने उसे गुस्से से बाहर आते देखा, झुककर उसे देखा। क्या हुआ, जिंदा तो है ना आपका शौहर? वो इसकी तरफ तीखी निगाह डालती किचन में गई। जिंदा है, मगर उल्टा है पूरा का पूरा। हादी का कहकहा गूंजा। सोहा ने सच भाभी। सुल्तान की खैरियत दरियाफ्त कर हादी वहां से जा चुका था। सुल्तान की खैरियत दरियाफ्त करके हादी वहां से जा चुका था, जबकि वो काफ़ी देर से किचन में खड़ी अपने निकम्मे शौहर के लिए खाना बना रही थी। वो हर चीज़ को पहले टेस्ट करती, फिर इसमें कमियां ज़्यादा ऐड करती। वो मज़ीद अपना मजाक नहीं बनवाना चाहती थी। किचन के दरवाजे से आती आवाज़ में उसने मुड़ के देखा, जहाँ वो ब्लैक कलर का ट्राउज़र और शर्ट पहने दोनों हाथों बाजुओं को आपस में बांधे दीवार से टेक लगाए खड़ा था। वो बहुत रफ लग रहा था। इसके हैंडसम चेहरे पर थकन और बेजारी साफ दिखाई दे रही थी, और ऊपर से इसकी इन प्यारी आंखों में सुर्ख लाली। ईशा को बेख्तियार ही इस पर प्यार आया था। वो टेबल पर चीज़ें सेट करी थी जब वो इसके हर काम को गौर से देख रहा था। तुम शेफ भी बन गई हो इतनी जल्दी? ईशा ने तीखी निगाह से उसे देखा। वो इसके मुकाबले बैठी थी। थोड़ी बहुत, फिलहाल इसी से गुजारा करे। वो नवाला बनाकर सुल्तान की तरफ बढ़ाया। वो कनखियों से उसे देख रहा था। मैं बच्चा थोड़ी हूँ, खुद खा सकता हूँ। उल्टे हाथ से नहीं खाना खाते, क्या आपको इतना भी नहीं पता? अच्छा, क्यों नहीं खाते, ज़रा बताना पसंद करोगे? चुप करें। अब आप मेरे साथ इतनी बहस मत किया करें। गनी बजाने कि मैं आपको अपने हाथ से खिला रही हूँ। आप नखरे करना बंद करें। सुल्तान की मुस्कुराहट गहरी हुई। उसने आजी से दिल के मकाम पर हाथ रखते इसके हाथ से नवाला मुंह में लिया। वो दिल से खुश था। ये छोटी सी लड़की उसे हमेशा ही शांत कर देती थी। सुल्तान के भी हर मसले का हल इसके पास था। कैसा बना है? वह प्लेट में से नवाला भरती बोली। बहुत अच्छा, हमेशा की तरह। वह शरीर सा मुस्कुराया। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? वनीम आंखें खोले उसे देखते हुए बोली। मजाक क्यों उड़ाऊंगा भला? हाँ, इस दफ़ा मैंने सब टेस्ट किया था, ठीक है ना? वो तो तब सुल्तान का कहकहा गूंजा। उसे यूं हंसते देखकर शीशा ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। पागल कहीं का, कितना प्यारा हंसता है। वो पागल लड़की अब एक दफ़ा फिर सब भुलाए अपना दिल हार चुकी थी। वह बर्तन उठाई कुर्सी धकेलते इसके पास से गुजरी। सुल्तान ने इसकी कलाई थामी।